Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss our pillars of medical ethics. ठीक है, मेडिकल एथिक्स हम पढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में ही. ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है. ठीक है, तो मेडिकल एथिक्स हमने पढ़ा था. क्या होता है मेडिकल एथिक्स? स्टडी ऑफ मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ अ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ. मेडिकल एथिक्स होते हैं जो एक डॉक्टर की प्रोफेशनल ज़िंदगी होती है, उसके जो ड्यूटी है उसके दौरान जो उसने अपना बिहेवियर जिस तरह से रखना है, इक़दार उसका कैसा हो, किरदार उसका कैसा हो, पेशेंट्स के साथ, अपने सिस्टम के साथ, सोसाइटी के साथ, उन सारी रेगुलेशंस को फॉलो करने का नाम मेडिकल एथिक्स है. ये मेडिकल एथिक्स सेट कौन करता है? मेडिकल एथिक्स जो हैं ये रेगुलेशंस होती हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसूल होते हैं कुछ जो पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है पाकिस्तान की मेडिसिन को कंट्रोल करती है. जो मेडिसिन के जितने भी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, या नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जितने भी हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल. वो एक उसूलों का एक सेट देती है कि इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रहना है. इसके अकॉर्डिंग पेशेंट के से किस तरह से ट्रीट करना है, जो इंतज़ामिया है हॉस्पिटल की उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए. दीज आर नोन एज मेडिकल एथिक्स. फिर हमने इसमें कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी, नॉर्मेटिव होती हैं और कुछ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स होते हैं, उनमें टाइप्स पढ़ी थी हमने. ठीक है, आज हम पे पढ़ने जा रहे हैं पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स. व्हाट आर पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स? पिलर्स क्या होते हैं? पिलर्स होते हैं कोई फाउंडेशंस या बेसिस, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ की, उसको पिलर के तौर पे कहा जाता है, तशबीह दी जाती है कि ये बहुत मजबूती से लेके खड़े हैं एक चीज़ को. तो मेडिकल एथिक्स में 4 पिलर्स हैं. नंबर 1 ऑटोनॉमी, खुद एतमादी को बोलते हैं. नंबर 2 बेनिफिसेंस, रहमदिली. नंबर 3 नॉन मेलिफिसेंस, ठीक है, हार्मलेस को बोलते हैं ये, कि इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा किसी को. जस्टिस, जस्टिस मीन्स बराबरी, मुनसफाना. ये 4 पिलर्स जो हैं वो डॉक्टर को अपनाने होते हैं ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल लाइफ. राइट? खुद एतमादी, बेनिफिसेंस, खुद एतमादी को बोलते हैं ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस बोलते हैं रहमदिली को, नॉन मेलिफिसेंस बोलते हैं किसी को नुकसान ना पहुंचाना. जस्टिस मीन मुनसफाना या बराबरी. अब ये होते क्या क्या वो भी देख लेते हैं. ऑटोनॉमी कहते हैं गिविंग पावर टू द पेशेंट, पेशेंट को खुद एतमादी मुहैया करना, पावर देना उसको. It implies that the doctor give all information both positive and negative to the patient and then let the patient to choose the way. डॉक्टर क्या करता है? इंफॉर्मेशन पेशेंट को दे देता है, ठीक है, फिर नेगेटिव हो वो या पॉजिटिव हो उसकी बीमारी से रिलेटेड, कि ये पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं अगर ऐसी मेडिकेशन ली जाए, लेकिन आप ठीक भी हो सकते हैं. या नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे दे कि आपके पास जो है टाइम कम है, या इसके बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स और क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से ये जानलेवा हो सकती है. इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को दे दे, फिर पेशेंट पे छोड़ दे कि उसने अब क्या तरीका अपनाना है, उसने किस मेडिकेशन की तरफ जाना है, या उसने सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना है. ठीक है, दिस इज ऑटोनॉमी. आपने पावर दे दी है पेशेंट को, उसको इन्फॉर्मेशन दे दी है और उसको बता दिया है कि जी अब आपकी मर्जी है, जो आपने करना है वो हमें बता दें. नंबर 2 इज बेनेफिसेंस. बेनेफिसेंस क्या होता है? इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट एक चीज हो ना, उसको बेनेफिसेंस बोलते हैं. ठीक है, डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट इन द सेम वे एज ही ट्रीट्स हिज ओन चिल्ड्रन. इसमें ये होगा डॉक्टर के ऊपर ये फर्ज है उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कि वो मरीज को उसी तरह से ट्रीट करे जिस तरह के वो अपने बच्चों को ट्रीट करने जा रहा हो.
अपने बच्चों को ट्रीट करना मतलब इसी तरह से है कि अपने बच्चों से तो उसको लगाव होता है, तो वो पेशेंट से भी उसी तरह से मोहब्बत और उनसीयत रखे कि उस जैसे उसके अपने बच्चों की ज़िंदगी उसको अजीज़ है, इसी तरह मरीज़ की भी ज़िंदगी अजीज़ होनी चाहिए, किसी और की भी उसी तरह अहम है ज़िंदगी. तो डॉक्टर शुड ट्रीट द पेशेंट इन द सेम वे एज ही ट्रीट्स हिज ओन चिल्ड्रन. इट इज़ द एक्शन दैट प्रमोट्स वेल बीइंग ऑफ अदर्स. ये इस तरह का एक्शन है जो दूसरों की भलाई के को प्रमोट करता है, उनको तरजीह देता है. ठीक है, दिस इज बेनेफिसेंस. नेक्स्ट इज नॉन मेलिफिसेंस. डू नॉट हार्म टू द पेशेंट बट मेक इट पॉसिबल दैट पेशेंट फील्स कंफर्टेबल. पेशेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा तरीका अपनाया जाए कि पेशेंट अच्छा महसूस करे, मुतमईन महसूस करे, पुरसकून महसूस करे. फिर है जस्टिस. जस्टिस है फेयर, बिल्कुल मुनसफाना एंड इक्विटेबल, बराबरी टू ऑल पेशेंट्स. सारे पेशेंट्स बराबर हैं. ठीक है, ये नहीं कोई सिफारिश आई है तो उसका पहले इलाज कर दें, दूसरा जो है उससे पहले आया हुआ है लेकिन आप उसका इलाज बाद में करें और वो मर रहा हो. ठीक, तो फेयर एंड इक्विटेबल टू ऑल पेशेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, गिव इक्वल टाइम, सबको इक्वल टाइम दें. अदर सर्विसेज, सारी की सारी सर्विसेज दें टू ऑल पेशेंट्स. दीज पिलर्स आर फर्दर एक्सप्लेन्ड एज. फिर हम इनको आगे पढ़ते हैं किस किस तरह से लेके चलना है इनको. ऑटोनमी, खुद एतमादी. बेनेफिसेंस, रहम दिली. नॉन मेलिफिसेंस मीन्स कोई नुकसान न देना, हार्मलेस. जस्टिस मीन्स बराबर. दीज आर मेडिकल एथिक्स पिलर्स. इस तरह से होते हैं जैसे इस पिक्चर में दिखाए गए हैं. ऑटोनमी, बेनेफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस एंड जस्टिस. ठीक है. नंबर 1 इज ऑटोनमी. ऑटोनमी क्या है? इट रिकग्नाइजेज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ये इंडिविजुअल्स बोलते हैं पर्सन्स को, लोगों को, एक एक को. ठीक है, फर्द को. ये पहचानता है. ऑटोनमी से क्या होती है? पहचान होती है इंडिविजुअल्स के हुकूक की, टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. ठीक है, दैट इज ऑथराइज द पेशेंट टू डिसाइड हिमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. पेशेंट को पता लगेगा कि अच्छा ये मेरे हुकूक हैं, मेरा हक है खुद फैसला लेने का, कि मुझ पे कोई एक्सटर्नली कोई दबाव ना हो, उसके बगैर ही मैं खुद से कोई फैसला ले सकूं. मुझे ये बीमारी है, ये तरीका है, मुझे मेडिकेशन वाला कौन सा तरीका अपनाना है, मुझे किस तरफ जाना है. दिस इज ऑटोनमी. इट इम्प्लाइज द डॉक्टर. ये डॉक्टर पे जो है वो इम्प्लाई करता है टू गिव ऑल इन्फॉर्मेशन. उसको उस पर फर्ज है डॉक्टर पे कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मरीज को दे, एंड देन लेट द पेशेंट टू चूज. और फिर पेशेंट को, मरीज को ये इख्तियार दे कि वो अपना वे ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज का तरीका खुद सेलेक्ट कर ले अपने लिए. ऑटोनमी रेफर्स टू द कैपेसिटी टू बी वन्स ओन एंड नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कंट्रोलिंग. ऑटोनमी क्या रेफर करती है? तरजीह करती है कि एक इंसान की अपनी कैपेसिटी को, कि वो खुद अपने लिए क्या चूज कर सकता है, और कंट्रोल विदाउट कोई आप पे प्रेशर ना हो, एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई दबाव ना हो आप पे. गिविंग पावर टू द पेशेंट बेसिकली. ठीक, दैट इज ऑटोनमी. इस पिक्चर से भी पता लग रहा है डिजायर टू बी सेल्फ डायरेक्टेड. इंसान खुद को खुद डायरेक्ट करे कि ये तरीका अपनाना है. ऑटोनमी, खुद एतमादी. इंसान आपको नजर आ रहा है वो अपनी जहन से सोच के खुद लिख रहा है, जी मैं अपने लिए ये खुद फैसला करूंगा. ठीक है, दिस इज ऑटोनमी. नेक्स्ट इज बेनेफिसेंस. अब व्हाट इज बेनेफिसेंस इन मेडिकल एथिक्स? दिस टर्म रेफर्स टू एक्शंस दैट प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ अदर्स. ये एक्शन जो है क्या करता है? ये टर्मिनोलॉजी बताती है दूसरों का भला कैसे होगा. इसमें सिर्फ दूसरों का भला है. इन द मेडिकल सिचुएशन दिस मीन्स टेकिंग एक्शंस दैट सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ पेशेंट्स. अगर मेडिकली इसको देखा जाए तो पेशेंट के जहां जहां बेस्ट इंटरेस्ट में बात आ रही है, पेशेंट के लिए जहां जहां अच्छाई की बात आ रही है कि उसी का भला हो, ज्यादा से ज्यादा वो ठीक हो सके, उस तरीके को बेनेफिसेंस, उस एथिकल जो सिचुएशन है उसको बेनेफिसेंस बोलते हैं. इट इज द कमिटमेंट टू प्रोमोटिंग द क्लाइंट्स वेलबींग. जो आपका क्लाइंट है, ये जो आपका पेशेंट है, उसकी ही वेलबींग को, उसकी ही सेहत को, उसकी ही भलाई को, कि वो ठीक रहे, प्रमोट करना, तरजीह देना कमिटमेंट है बेनेफिसेंस में.
डॉक्टर कॉल्स ऑल द प्रोफेशनल्स, डॉक्टर क्या कहते हैं, सब प्रोफेशनल्स को बुलाता है टू डू गुड फॉर ऑल पेशेंट्स, उनको बताता है कि आपने सब पेशेंट्स के लिए अच्छा करना है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, हालात हो, एंड डू गुड एज पेशेंट्स रिक्वायर्स फॉर हिज वेलबींग, और इसी तरह अच्छा करना है जैसे कि पेशेंट जो है अपने वेलबींग के लिए कुछ भी रिक्वायर कर रहा है, कुछ भी चाह रहा है कि उसकी भलाई के लिए ये किया जाए, उसी तरह से सारे प्रोफेशनल्स पे लागू होनी चाहिए ये बात कि उन्होंने बेनेफिसेंस को अपनाना है। बेनेफिसेंस अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है नर्स से रिलेटेड कि एन एथिकल प्रिंसिपल दैट एड्रेसेस द आइडिया दैट अ नर्सेज एक्शन शुड प्रमोट गुड, कि एक नर्स का एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, वो प्रमोट गुड ही करना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, पेशेंट से बदतमीजी ना करें, पेशेंट को तरजीह दें, पेशेंट की बात सुने, पेशेंट के साथ काउंसलिंग करें उनकी, ठीक है, उसका भला, उसकी विल पावर एनकरेज्ड हो, दैट इज बेनेफिसेंस। Now is non-maleficence. What is non-maleficence? It is commitment of a doctor to do no harm or minimize it as much as possible in his therapeutic interaction with his patient. ये कमिटमेंट है, ठीक है, डॉक्टर की, कि वो पेशेंट को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, या फिर अगर कोई उसकी मेडिकेशन में कोई साइड इफेक्ट आ सकता है तो उसको कम से कम करने की कोशिश करे, या डोज एडजस्ट कर दे, ठीक है, या फिर उसको जो है सर्जिकल अगर है इंटरवेंशन तो फिर एनेस्थीजिया का ध्यान रखे, मेडिकेशन का ख्याल रखे, उसको किस किस तरह से उसको नुकसान को कम किया जा सकता है पेशेंट को, ऐसा कोई तरीका ना अपनाए जिससे पेशेंट की जान को खतरा हो। दिस इज नॉन मेलिफिसेंस। The concept of non-maleficence is symbolized by the slogan "First do not harm" और the Latin primum non nocere, ये nocere बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है नॉन मेलिफिसेंस का, वो एक नारा है जी, स्लोगन को बोलते हैं नारा, उससे सिंबलाइज किया गया, उससे इसको तशबीह दी गई है। वो क्या है, फर्स्ट डू नॉट हार्म, सबसे पहले तो नुकसान ना दो, ये है नॉन मेलिफिसेंस। मैनी कंसीडर दैट शुड बी द मेन और प्राइमरी कंसिडरेशन, हेंस प्राइमम। बहुत सारे यही कंसीडर करते हैं कि जो सबसे पहली प्राइमरी जो कंसिडरेशन होनी चाहिए, ज़ेरे गौर चीज होनी चाहिए, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट नॉट टू हार्म योर पेशेंट। वो पहली ये हो कि आपने अपने पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, फिर बाद में जाके आती है बात कि उसका अच्छा करो या भला करो, पहली बात तो ये आपने उसका नुकसान नहीं होने देना, ठीक है, दैट इज नॉन मेलिफिसेंस। दोबारा देख लेते हैं नॉन मेलिफिसेंस क्या है। इट इज कमिटमेंट ऑफ अ डॉक्टर टू डू नो हार्म और मिनिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल इन हिज थेराप्यूटिक इंटरेक्शन विद हिज पेशेंट। थेराप्यूटिक इंटरेक्शन क्या होगा पेशेंट के साथ, इलाज करने का तरीका जो आपका पेशेंट का चल रहा है डॉक्टर के साथ, उसको थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन मेलिफिसेंस सिंबलाइज किया गया एक स्लोगन से जिसको कहते हैं फर्स्ट, सबसे पहले तो डू नॉट हार्म, पेशेंट को नुकसान ना दो। फिर बहुत सारे लोग इसको प्राइमरी कंसिडरेशन बोलते हैं, हेंस प्राइमम जो लैटिन में हमने पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज नुकसान ना दो पेशेंट को, देन गो फॉर द अदर ऑप्शन के उसके साथ अच्छा करना है आपने, डू गुड टू देम, ठीक, दैट इज नॉन मेलिफिसेंस। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, स्टॉपिंग अ मेडिकेशन दैट इज शोन टू बी हार्मफुल, ऐसी मेडिकेशन को रोक दो जो आप दे रहे हो पेशेंट को लेकिन उसके नुकसान आ रहे हैं सामने, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उस मेडिकेशन को स्टॉप कर दो। दूसरा, रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड अ ट्रीटमेंट दैट इज नॉट इफेक्टिव, ऐसे ट्रीटमेंट को रोक दो जो उसके लिए इफेक्टिव नहीं है, असरअंदाज ही नहीं कर रहा पेशेंट को, उल्टा मजीद बीमारी को बढ़ा रहा है, दैट इज नॉन मेलिफिसेंस। सबसे पहले हार्म ना करो, ये एग्जांपल्स हैं। नाउ कम्स द जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस का मतलब होता है बराबरी, अदल इंसाफ। तो मेडिकल एथिक्स में क्या होगा देख लेते हैं। द जस्टिस मीन्स दैट हेल्थ रिसोर्सेज मस्ट ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, कीपिंग इन माइंड द इक्वल नीड एज अ मेजर ऑफ इक्विटी, ठीक है। जस्टिस का मतलब क्या है हेल्थ रिसोर्सेज में? हेल्थ रिसोर्सेज में जस्टिस का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, राइट। रिसोर्सेज दिए जाते हैं, फंड्स दिए जाते हैं, मेडिकेशंस दी जाती हैं हॉस्पिटल इंतजामिया को, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हर वार्ड में उनकी डिफरेंट होती है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द नीड होती है। तो उन रिसोर्सेज को बिल्कुल इम्पार्शल होके, बिल्कुल बगैर किसी तफरीक के, बिल्कुल बराबरी के तौर के असूल पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। द जस्टिस इज द फेयर, इक्विटेबल एंड न्यूट्रल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल क्लाइंट्स। जस्टिस क्या होता है? ये ऐसा
ट्रीटमेंट होना चाहिए कि ये मुनसफाना हो, बराबर हो और न्यूट्रल हो, कोई बाइस्ड सिस्टम ना हो, कोई किसी एक फेवरिज्म में ना जाए किसी की, न्यूट्रल होना चाहिए, सबका बराबर, ऑफ ऑल क्लाइंट्स एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट सर्विसेज, और बराबर सर्विसेज हों, बेहतरीन फैसिलिटीज मुहैया हों, सहूलियात हों मरीजों को, रिस्पेक्टिंग देयर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, ताकि उनकी जो इंसानी हुकूक हैं वो भी पूरे होते रहे, उनकी डिग्निटी भी नुकसान ना पहुंचे, उनके वकार को भी नुकसान ना पहुंचे. दैट इज जस्टिस. The justice means that health resources must always be distributed according to principle of justice, keeping in mind the equal need as a measure of equity. ठीक है. The justice is the fair, equitable and neutral treatment of all clients and the provision of adequate services, मतलब मुहैया करना. प्रोविजन होता है, प्रोवाइड से निकला प्रोविजन, मुहैया करना. एडिक्वेट सर्विसेज, बेहतर सहूलियात, रिस्पेक्टिंग देयर ह्यूमन राइट्स, जो उनकी इंसानी हकूक का एहतराम रखे हैं, एंड डिग्निटी, और उनके वकार का. दैट इज जस्टिस. ठीक है. नेक्स्ट इज मेडिकल एथिकल वैल्यूज. मेडिकल एथिकल वैल्यूज में ये जस्टिस है. जस्टिस में सोशल जस्टिस आ जाता है फिर, कि डिटर्मिनिंग व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी एज अ होल, एंड सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. सोशल जस्टिस भी हो कि पता हो सोसाइटी के लिए क्या चीज अच्छी है. आपने कोई रिसर्च की है तो वो मेडिकेशन यूं निकाल दी, ये अच्छी होनी चाहिए और बराबर सतह पे होनी चाहिए, सबका भला हो. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उनको बराबरी के उसूल पे फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है. किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों से रिलेटेड हो, कोई ऐसी है दवाई जो शॉर्ट है बिल्कुल ही मार्केट में, तो उसका अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन फेयर एंड इक्वल करनी है. ये नहीं है कोई आपका रिश्तेदार है या कोई और है तो आप उनको भिजवा दो या उनके लिए आप ज्यादा करो. तो इस तरह से हर पेशेंट बराबर होता है. तो जस्टिस को आपने कीप इन माइंड रखना है. नेक्स्ट, कॉमन एथिकल ओमिशंस इन प्रैक्टिस. अब ओमिशन क्या होता है? ओमिशन होता है डिलीट कर देना, एक्सक्लूड कर देना, खत्म कर देना, उनको चीज को निकाल देना. कॉमन एथिकल ओमिशंस जो हैं, आप एक डॉक्टर की लाइफ में जो प्रैक्टिस वो करता है उसमें कॉमन एथिकल ओमिशंस क्या आती हैं, कि वो कौन सी ऐसी चीजें जो फॉलो नहीं कर रहा. अब टू कॉमनेस्ट एथिकल कंसर्न्स एक डॉक्टर की क्या होना चाहिए? नंबर 1 कंसेंट, रजामंदी. नंबर 2 कॉन्फिडेंशियलिटी, राजदारी. ये तो कंसर्न्स डॉक्टर को होने चाहिए अपनी फील्ड में. लेकिन क्या होता है, येट दीज आर मोर ऑफन, लेकिन अक्सर औकात ये इग्नोर्ड होते हैं बाय फिजिशियंस ड्यू टू 2 रीजंस, 2 रीजंस की वजह से. नंबर 1 पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ द डॉक्टर. अब पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ द डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर अपनी अच्छाई को, अपनी बेहतरी को, अपने आप को तरजीह दें, अपने इंटरेस्ट को किस पे? पेशेंट पे. ठीक है. पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, डॉक्टर जैसे होता है, सिर्फ हॉस्पिटल्स में भी अक्सर जाते हैं तो वो अपना आप ज्यादा देख रहे होते हैं, पैसा बनाने में लगे हैं, पेशेंट को ज्यादा तरजीह नहीं देते. दैट इज द एटीट्यूड ड्यू टू विच द कॉमन एथिकल ओमिशंस आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द मेडिकल फील्ड. ठीक है. तो पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड आपको समझ आ गई. नेक्स्ट इज फियर ऑफ निगेशन बाय पेशेंट इन ट्रीटमेंट. अब ऐसा ट्रीटमेंट हो कि डॉक्टर नहीं बताता पेशेंट को बाज़ औक़ात, क्योंकि अक्सर मरीज जो है ना वो इनकार कर देते हैं कि हमने ये तो कराना ही नहीं है जी, हमें डर लगता है, रिस्क नहीं लेना चाहते. तो डॉक्टर इसलिए उनको नहीं बताता, उनकी मर्जी से काम नहीं करता, अक्सर इलाज कर देता है. दैट इज द बेसिकली देयर आर 2 रीजंस कि जो कॉमन एथिकल कंसर्न्स हैं वो कौन से हैं? कॉन्सेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी इनको इग्नोर कर देता है पेशेंट. उसकी रीजन हमने देख ली, पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड और फियर ऑफ निगेशन बाय पेशेंट इन ट्रीटमेंट. अब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या है? In ethics usually refers to the idea that a person must be fully informed about and understand the potential benefits and risks of their choice of treatment. ठीक है. इन एथिक्स में क्या क्या कहा जाता है कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या है? कि पर्सन को फुली इन्फॉर्म हो, पता हो, उसको अंडरस्टैंड हो कि किसी भी इलाज के क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं. ठीक है. ये डॉक्टर से रिलेटेड है, उसको पता हो. एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं सर्जिकल मेडिकल इंटरवेंशन. जो सर्जिकल मेडिकल इंटरवेंशन हैं, आपने सर्जरी की तरफ जाना है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या आउटकम्स हो सकते हैं, वो पता हो. रिसर्च करनी है किसी बीमारी पे, उसका क्या हो सकता है आउटकम्स. और एनेस्थीजिया, जो आप नशा देते हैं
मरीज को ऑपरेशन के लिए, उसके क्या बेनिफिट्स, अक्सर को एनेस्थीसिया रास भी नहीं आता, अक्सर की डेथ भी हो जाती है, तो वो कितनी डोज में देना है, किस टाइम पे देना है, कितने ड्यूरेशन के लिए देना है, ड्यूरेशन मीन कितने टाइम पीरियड के लिए देना है आपने, दैट इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस इज इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, इसको इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी इज कॉमनली अप्लाइड टू कन्वर्सेशंस बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, इट कॉमनली अप्लाइड होती है डॉक्टर्स को और पेशेंट्स के दरमियान, ठीक है। जो कन्वर्सेशन है ना, राजदारी को बोलते हैं। लीगल जो प्रोटेक्शंस है वो क्या कहती हैं, आपका लॉ कहता है कि फिजिशियन ने रिवील नहीं करनी डिस्कशंस पेशेंट से रिलेटेड इवन अंडर ओथ इन द कोर्ट, चाहे आप कोर्ट के अंदर हलफ भी उठा रहे हो तब भी नहीं, ना ही उसके रिश्तेदारों से शेयर करना है आपने, ना ही पेशेंट का कोई डाटा पब्लिश करना है, ना ही पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है आपने उसके किसी भी एम्प्लॉयर को देनी है, ठीक है। दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के की एस्पेक्ट्स क्या है? नेचर ऑफ ट्रीटमेंट आपको पता हो, उसके ऑल्टरनेटिव्स, अगर एक ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा उसके ऑल्टरनेटिव्स पता हो कि इसके अलावा कोई और तरीका है, बेनिफिट्स, उसके फवाइद क्या हैं ट्रीटमेंट के, अपॉर्चुनिटी फॉर क्वेश्चंस, कि अगर अपॉर्चुनिटी फॉर क्वेश्चंस आपको पता हो इसमें ये सवाल उठने इसको जवाब कैसे देने हैं, रिस्क, कोई रिस्क है तो वो भी पता हो आपको, ठीक है। दिस इज द फिगर फॉर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। और कॉन्फिडेंशियलिटी एथिक्स एंड लॉ क्या कहलाता है? यहाँ पे एक औरत खड़ी और यहाँ पे मेडिकल एक आदमी है, इसमें लिखा है जी योर मेडिकल रिकॉर्ड्स आर सेफ विद अस, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास सेफ हैं, वी टेक पेशेंट प्राइवेसी वेरी सीरियसली, हम पेशेंट की प्राइवेसी को बहुत सीरियसली लेते हैं। पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी दिखाई जाती है, प्राइवेसी दिखाई जाती है, बट बाहर में ऐसा होता है, लीगल प्रोटेक्शंस में है ऐसा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर मेडिकल एथिक्स पिलर्स, ठीक है, और कॉमन एथिकल ओमिशंस भी पढ़ लिए हमने। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा, और इस वीक में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों का टेस्ट भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो एक ही चैप्टर है बट इट्स क्वाइट लेंथी, तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें अभी से इसको थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप लोग को ग्रैंड टेस्ट में अपने आसानी रहे। तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।